हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स रेंज क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर नंबर 7, वो है लाइवलीहुड्स। एक्चुअली बात करेंगे हम रूरल लाइवलीहुड्स की। यदि रूरल एरिया की बात करें तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो सेक्टर होता है रूरल एरिया में वो प्राइमरी सेक्टर होता है, मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत जुड़े होते हैं। तो आज एक्चुअली हम जानना चाहेंगे कि रूरल एरिया में मोस्टली जो लाइवलीहुड है, मतलब आजीविका है जिससे उनका जीवन यापन होता है, वो कैसा होता है। अगर हम इस बारे में देखेंगे नहीं तो फिर हम अपने रूरल काउंटर पार्ट को नहीं जान पाएंगे। ये मेंस के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको किसी कंट्री का पिक्चर, होलसम पिक्चर नहीं पता है तो आप उस कंट्री के प्रॉब्लम्स एज यूजुअल उसके सॉल्यूशंस को आप नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ आवर इंडियन इकॉनमी, या काइंडली सजेस्ट सम सॉल्यूशंस, या फिर द मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इन द फार्मर सेक्टर हैज़ बिन फेसिंग विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, वाई दे आर कमिटिंग सुसाइड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एक लाइवलीहुड का पिक्चर पता होना चाहिए कि आखिर रूरल काउंटर पार्ट में चलता क्या है या किस टाइप से है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर रूरल एरिया में प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ अगर ज़्यादा चलती हैं तो उससे रिलेटेड इश्यूज़ होंगे ना। तो इश्यूज़ क्या क्या हैं और कैसे उनका मतलब पूरी सिस्टम कैसे चल रही है। तो आप देखिए कि मोस्टली जो होते हैं वो या तो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, कुछ बिग फार्मर्स होते हैं। इसके अलावा मैं ये नहीं कहती कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर नहीं होता है बट कम होता है। मोस्टली आपके प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं रूरल एरिया में। तो फिर हम इसी सब का देखेंगे। यदि हम एग्रीकल्चर लेबरर्स या शेयर क्रॉपर की बात की जाए, मतलब मेरा कोई प्लॉट है, मेरा कोई ज़मीन है और इस पे मैंने 10 लेबर्स को क्या किया, हायर कर दिया, ठीक है। तो मैं उसकी ओनर हुई और फिर 10 जो लोग काम वहाँ कर रहे हैं वो क्या हुए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हुए हैं। अब मैं या तो इन्हें पेमेंट दे सकती हूँ या तो फिर मैं कुछ अपने जो उपज होगी, मतलब जो हार्वेस्टेड प्रोडक्ट होगा उसका कुछ परसेंट भी उनको दे सकती हूँ। तो यदि मैंने उन्हें पेमेंट किया तो वो क्या कहलाए, लेबरर कहलाए। यदि मैंने उसे कुछ अनाज दे दिया या उसकी उपज दे दी तो वो हमारे शेयर क्रॉपर कहलाए, मतलब बटाईदार, ठीक है। तो कई बार होता है कि यदि किसी फार्मर के पास एक्चुअली वो फार्मर है बट उसके पास खुद की लैंड नहीं है तो वो क्या करेगा, या तो वो बिग फार्मर के यहाँ कुछ काम करेगा, मतलब उसके लैंड पर, एग्रीकल्चरल लैंड पर, तो वो लेबरर कहलाएगा। यदि वो उसके एवज में उसकी उपज ले ले तो वो शेयर क्रॉपर कहलाएगा, बटाईदार कहलाएगा। तो अगर इंडिया के पिक्चर की बात की जाए तो इंडिया में जो है वो 2/5 जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहलाते हैं। मतलब 10 में 2 व्यक्ति क्या हैं आपको, मतलब 40% जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स में आते हैं। इनके पास खुद का सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो एक्चुअली आप क्या हो, सिक्योर नहीं हो। अब इनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। इस चैप्टर में दिया गया है एग्रीकल्चर लेबर का एग्जांपल, जिसमें तुलसी नामक एक महिला है जिसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं बताऊंगी, पहले मैं ये थोड़ा सा समझा देती हूँ कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है कि यदि आपके पास लैंड तो है बट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत बड़े बिग फार्मर बन जाओ। आपके पास जो लैंड है वो लेस देन 2 हेक्टेयर्स है, तो आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हो। और इंडिया के जो 80% फार्मर्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब लैंड तो है बट इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उसकी उपज को मार्केट में सेल कर पाएँ। वो अपने में ही, मतलब अपने फैमिली के लिए ही उतने में कर पाते हैं उपज, या फिर आसपास के ट्रेडर्स को सेल कर पाते हैं, जिससे उन्होंने मनी को बोरो किया था। आगे हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल इसमें दिया है शिकार नाम का एक
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये हम समझेंगे। अब बात करते हैं बिग फार्मर्स की। इसमें एक रामालिंगम करके है जो एक बिग फार्मर है, मतलब जिसकी जो लैंड पोजीशनिंग है वो ज़्यादा है, मोर देन क्या है 2 हेक्टेयर्स है। ऐसे फार्मर्स हैं इंडिया में, बट क्या है अराउंड 20% है या इससे भी कम है। ठीक है, तो इनके पास मोर देन सफिशिएंट मनी है। अब ये क्या करते हैं कि एक तरह से मनी लेंडिंग करते हैं, साहूकार बन जाते हैं। इन साहूकार से जो छोटे छोटे किसान हैं वो रेट मतलब मोर देन बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या करते हैं कि उनसे मनी बोरो करते हैं, मतलब बहुत हाई रेट में। तो उनकी क्या प्रॉब्लम, मतलब वो कैसे प्रिटेंड करते हैं ये हम देखेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा फ़िशिंग का इसमें दिया गया है कि फ़िशिंग भी तो एक प्राइमरी एरिया ही है ना, तो जो भी आपके मतलब प्लेस हैं जो नियर बाई सी कोस्ट है तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ होते हैं उसको एक शॉर्ट पिक्चर में बताया गया है। सो अब बात करते हैं हम तुलसी की। ठीक है, पहला हम लेते हैं तुलसी का एग्जाम्पल। तो आखिर उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तुलसी क्या है कि वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर की बात करें तो सबसे पहले एक कलपट्टू विलेज है जो तमिलनाडु के पास है। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये तो एक तो मतलब इनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। पहले इनको मतलब लेबर का काम करने में कुछ इशू नहीं था, बट विद द एजिंग वो उन्हें ये बैक रेकिंग प्रॉब्लम, जैसे मतलब ट्रांसप्लांट करना, ये जो राइस होती है पैडी होती है उसको कल्टीवेट करना इजी नहीं होता है, वो बैक रेकिंग है। मतलब आपको देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन जब आप पूरे दिन में ऐसे काम करोगे तो आपके बैक एक हो जाएगा। जब बैक एक हो जाएगा तो एक्चुअली आपको हेल्थ इश्यूज़ होगी। दूसरी इशू है कि इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कि आपको 3-4 काम होते हैं एग्रीकल्चर में। पहला सैपलिंग्स को प्रिपेयर करना, फिर उसको मतलब लैंड पे उसको सो करना, ट्रांसप्लांट करना। उसके बाद क्या है वीडिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है हार्वेस्टिंग होता है। वीडिंग में मतलब होता है कि अनवांटेड थिंग्स को इरेक्ट करना, और हार्वेस्ट मतलब होता है कि जब आपका अनाज फाइनली पक के रेडी हो गया तो उसको कट कर देना। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस हैं तो सही। मतलब सपोज देखिए जून से स्टार्ट होता है नवंबर तक ख़त्म हो जाता है, जबकि दिसंबर से लेकर ये जो मई का साइकिल है ये तो अनएम्प्लॉयड रह गए वो। क्यों? क्योंकि इसमें काम ही नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक कारण होता है। दूसरा कि इनको क्या होता है, सपोज़ करिए इनकी लड़की बीमार हो गई या इनके घर में कोई बीमार हो गया तो फिर इनको बोरो करना पड़ता है पैसा। किससे? जिसका वो लैंड है, जिसके वहाँ लेबर मतलब लेबर की तरह ये रह रहे हैं। तो फिर वो क्या होता है कि एक विषय वो क्या होते हैं वो डेट साइकिल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पैसा लिया, आप उसको चुका नहीं पाए, फिर उसके लिए आपने कहीं से कर्ज लिया, फिर उसको दिए। मतलब एक विशियस साइकिल डेट का चलता ही रहता है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से ये इशू होता है कि उसके मतलब वो तो नहीं लेकिन उसके हस्बैंड को कहीं और जाना पड़ता है काम करने। तो ये तो बात हुई तुलसी की जो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है। और मैंने बताया था कि 2/5 ऑफ रूरल फैमिली जो हैं वो क्या है एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। अब बात करते हैं शिकार की। शिकार क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में से काउंट होता है जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि पहला कि या तो इनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है कि तो इनको अपने ट्रेडर से क्या होता है बोरो करना पड़ता है मनी। बोरो मनी किस लिए करना पड़ता है? सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए, ये सब बेसिक थिंग्स के लिए। तभी तो वो अपने लैंड को सो कर पाएगा, हार्वेस्ट कर पाएगा बाद में। तो एक्चुअली वो क्या करता है बोरो करता है वो ट्रेडर से। अब ट्रेडर से क्या इशू होता है कि ट्रेडर चाहता है कि आप अपने जो उपज है मतलब आप अपने हार्वेस्टेड क्रॉप्स को मुझे सेल करो, चाहे मैं कम दूँ या ज़्यादा दूँ। तो एक तरह से ट्रेडर की
उसका उस पर मोनोपोली हो जाती है कि तुम हम ही को दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे उधारी ली है। तो ये इशू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं हो पाते हैं वो लैंड कल्टीवेशन के लिए। दूसरा इशू क्या हो जाता है? मॉनसून पे डिपेंडेंसी। मॉनसून पे डिपेंडेंसी ऐसे हो जाती है, आपको पता है कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है? मॉनसून क्लाइमेट है। बट मॉनसून का क्या है कि वो कुछ फिक्स नहीं होता। कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी और कभी बहुत कम बारिश होगी। तो क्या होता है कि मॉनसून के कारण आपका क्रॉप फेलियर हो सकता है। एक और इशू क्या होता है कि यदि पेस्ट अटैक देयर क्रॉप। अब क्या होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने इसमें पूरा क्रॉप्स लगा दिया है, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ कि कोई भी अटैक हो गया, पेस्ट का अटैक। अभी आपने मतलब हाल ही में एग्जांपल सुना होगा, हाल ही में आपने सुना होगा लोक्यूस्ट अटैक करके जो वेस्ट इंडिया में हुआ था। उससे काफ़ी जो आपके मतलब किसानों की जो फसल थी वो बर्बाद हुई थी। डेथ साइकिल तो रूरल एरिया में काफ़ी है, जिससे सुसाइड्स की समस्या बरकरार है। क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं ले पाते हैं लोन। स्ट्रक्चर्ड वे मतलब बैंक्स से प्रॉपर लोन ना मिलने के कारण जो मनी लेंडर्स होते हैं, जैसे रामालिंगन मैंने बताया था, वो एक बिग फार्मर है। वो क्या करते हैं, मनी लेंडर की तरह एक वो होते हैं साहूकार की तरह। तो उसमें क्या होता है कि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को पैसे देते हैं और फिर उसके एवज में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर ये उनसे ज़्यादा लेबर कराते हैं कम पैसों में दे के। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर में बड़ा इशू है। रामालिंगन एंड करूर थामा की बात की जाए तो इनकी फैमिली रिच है और इनके पास 20 एकर्स ऑफ लैंड भी है। इसके अलावा इनके पास एक राइस मिल भी है और एक शॉप है जो सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह सेल करते हैं। तो इनका मतलब इन शॉर्ट ये बहुत रिच है। एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, मैंने बताया कि 2/5 तो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं एंड 80% क्या हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं और 20% है वो बिग फार्मर्स हैं। टेरेस फार्मिंग मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बता रखा है। अब बात करते हैं थोड़ा कोस्टल एरिया की। कोस्टल एरिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़िशिंग पे डिपेंडेंसी होती है। फ़िशिंग पे डिपेंडेंसी इसलिए क्योंकि आसपास में फ़िश बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो इसके लिए इसका भी इशू है। फर्स्ट इशू तो ये है कि आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग में जाना होता है। मतलब इसमें तो दिया कि 2 बजे सुबह में लोग निकल जाते हैं। सुबह क्या कहिएगा, रात ही कहिए, 2 बजे लोग निकल जाते हैं फ़िशिंग के लिए। वो प्रॉपर टाइम है और सुबह में वो लोग 7 बजे रिटर्न आते हैं। सोचिए जब आप लोग उठते हैं तो वो लोग रिटर्न आते हैं फ़िशिंग करके। तो ये तो सबसे बड़ा इशू है कि भाई मतलब इतनी वो जाना। दूसरा कि बार बार वो स्टक हो जाते हैं। स्टक कैसे? समुद्र आपको पता है कि तूफ़ान का भी कारण बनता है। जैसे उनकी वाइफ जो हैं वो वेट कर रही हैं और कह रही हैं कि दे वेर कॉट इन ए स्टॉर्म। समुद्री तूफ़ान आ गया, उसमें फंस गया, जिसकी वजह से वो क्या है, परेशान है। उसके बाद से क्या है कि सुनामी तो मतलब बर्बादी कर देती है। सी कोस्ट के आसपास की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद अगर कर देती है तो वो सुनामी है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को लाइवलीहुड्स में भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। दूसरा कि इसमें भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे मॉनसून वो टाइम होता है जब फ़िश के ब्रीड का टाइम होता है। इसमें क्या होता है कि आप कैटरमैन को नहीं भेज सकते, मतलब आप फ़िश को कैच नहीं कर सकते। तो इसमें भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में लोग बाग क्या करते हैं, दूसरा कुछ काम ढूंढते हैं। तो कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो इस तरह के इश्यूज रूरल लाइवलीहुड्स में बने हुए हैं और इन्हीं सब के प्रॉब्लम्स के लिए अगर कुछ सॉल्यूशन है तो कैसा है, इस पे आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। मैं अगर कुछ सजेशन दूँ सॉल्यूशंस के तो फर्स्ट हो जाएगा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने से क्या होगा कि मॉनसून पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सपोज़ करिए कोई वाटर बॉडी है तो वहाँ से क्या करना, कैनाल्स निकाल देना। कैनाल्स को प्रॉपर
या करना है, या फिर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं। उससे क्या होता है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़, मान लीजिए कहीं पे ड्रॉट है तो वहाँ पर आपको वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, जिससे इरिगेशन फैसिलिटी में कोई कमी ना हो और मानसून डिपेंडेंसी कम हो। सेकंड नंबर है कि अवेयरनेस भी होनी चाहिए हमारे फार्मर्स में कि एक्चुअली में मार्केट में इसकी रेट क्या है, क्या हम ले सकते हैं, क्या हम दे सकते हैं। एक्चुअली अवेयरनेस की कमी से भी ट्रेडर्स और जितने मनी लेंडर्स हैं या बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो फार्मर्स का एक तरह से कहिए गलत इस्तेमाल करते हैं। तीसरी अगर बात की जाए तो एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि पेस्टिसाइड्स अगर आप प्रॉपर दे रहे हैं तो फिर उसमें कैसे यूज़ करें, क्या यूज़ करें, ड्रिप इरिगेशंस वगैरह बहुत अच्छी सी टेक्निक है। यदि इज़राइल की बात करें तो वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक यूज़ करता है। उससे अच्छा कि आप जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स के, उसके जगह पे आप नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें। उससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और फिर उसके प्रोड्यूसेस भी अच्छे होंगे, थोड़े कॉस्टाइलर होंगे, जिसमें फार्मर्स को भी इनकम उसको ज़्यादा होगी। सो ये मेरे तरफ से कुछ सॉल्यूशंस थे, आप भी सजेस्ट करिए और बनाइए कुछ सॉल्यूशंस। आप इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।